हाँ जी दोस्तों, तो अपने 4 चैप्टर हो चुके हैं। कक्षा 7 के चैप्टर्स जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान की किताब को। और उसमें हम लोगों ने जो है 4 चैप्टर पढ़े हैं। चारों चैप्टरों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हालांकि हो सकता है आपको याद नहीं हो, जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको तो याद होंगे। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था पादपों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। फिर हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन पढ़ा था आपके एनिमल में। उसके बाद हम लोगों ने उष्मा के बारे में पढ़ा था। और कल की कक्षा में हम लोगों ने जो है दोस्तों वो अम्ल, सार और लवण के बारे में पढ़ा था। तो कक्षा 7 की ये बुक है, और ये बुक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके किसी भी एग्जाम के संदर्भ में। अगर हम बात करें कि कंपटीशन या फिर अगर आप थ्योरी का भी कोई एग्जाम दे रहे हो, तो ये आपके बेसिक्स को क्लियर कर देती है। आप बीएससी में पढ़ रहे हो, एमएससी में पढ़ रहे हो, 10 12th में पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट हो गया, सीईटी हो गया, या फिर कोई सेंट्रल की एग्जाम जैसे सीटेट वगैरह, तो यहाँ से हमेशा अपने बेसिक्स क्लियर होते हैं और चीज़ें समझ में आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक पे लिख नहीं पाते हैं, और उस टॉपिक पे लिखने के लिए हमें बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट मैं आपकी पूरी कर रहा हूँ। लेकिन मेरी भी एक रिक्वायरमेंट है। नीचे जाके एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको दबा दीजिए। और दूसरी बात, एक और रिक्वायरमेंट आपको बता दूं, कमेंट और लाइक का। ठीक है, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर को जो है बिल्कुल भी छोड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि यहाँ जब हम लोग 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, बड़ी कक्षाओं में 11वीं 12वीं में जाते हैं, तो ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हमको कभी समझ में नहीं आता है। दोस्तों दूसरी एक बात ये भी है कि ये चैप्टर आपके सीईटी में जो ग्रेजुएशन लेवल नहीं, 10+2 वाली लेवल है, 2024 में भी है। मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन लेवल में भी ये होगा, क्योंकि मैंने दोनों का ही सिलेबस आपको बताया। तीसरी बात कि आपके रिट आने वाली है, तो रिट 2024 में भी ये चैप्टर होगा। ठीक है, हर एक भर्ती परीक्षा में चैप्टर होता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की कर रहे हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दैनिक जीवन में रसायन एक चैप्टर चलता है, आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे परिवर्तन कुछ भी हो सकते हैं कि हम लोग जो है ठंडा पानी अगर हम लोगों ने कहीं रखा, और कुछ देर बाद में जो है उस ठंडे पानी में जो है गर्म जो है वो गर्म हो जाता है, तो उसका मतलब कि उसमें जो है परिवर्तन हुआ। आपके माताजी ने आपके लिए चाय बनाया, और चाय में जो है थोड़ी सी देर उसमें रख दिया, और आप बोलते हो मम्मी हमारी तो चाय ठंडी होगी, यानी मम्मी मेरी चाय ठंडी हो चुकी है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण ये क्या बोल रहा है कि आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। भाई शक्कर घोलेंगे, जैसे ये मान लो कोई कंटेनर है, और कंटेनर में आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो है क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। जैसे कि ये कंटेनर में पानी डाला, और पानी डालने के बाद मेरे भाई आप लोगों ने जो है शक्कर इसमें डाल दी। ये शक्कर के टुकड़े हैं, मान लो शक्कर के टुकड़े हैं, और इसको मैं घोलने लग गया। ठीक है, घोलने लग गया। अगर मैं इसको घोल रहा हूं, तो घोलते घोलते ये जो शक्कर के टुकड़े हैं ये इसमें जो है वो क्या होंगे, जो है घुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। तो घुलना भी एक क्या है, परिवर्तन है। इसी प्रकार एक परिवर्तन ये भी होता है कि आप लोगों ने शाम को क्या लगाया, जामुन लगाया। जावन 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 बोलते हैं ना अपन, तो दूध में जो है जावन लगाया, तो दूध को जावन लगाना और दूध का दही में परिवर्तन भी एक क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध में से दही जमना एक प्रकार का अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यह भी एक परिवर्तन है। अब आपको बता दूं, ये दोनों ही चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है। समझ रहे हो? तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन यानी कि हम लोग यहाँ भौतिकी भी पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसे 10 परिवर्तन की सूची बनानी है, ये आप लोग कर ही लोगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। अब भौतिक परिवर्तन जैसे एक कागज की कोई सीट है यहाँ पे, और कागज की सीट के हम लोगों ने जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन
होगा। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। या ये एक टेबल में लेता हूं, मान लो एक टेबल है मेरे पास, ये एक मेरे पास टेबल है। तो ये जो टेबल है मेरे पास प्यारे मित्रों, टेबल टेबल ये है, ये ठीक है टेबल है। इसको मैं अगर धक्का लगा के, ये जो अपनी विराम अवस्था में है, ये विराम अवस्था से ये अगर दूसरी जगह चली गई है, तो इसे भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। या फिर कोई एक गेंद अगर मैं लुढ़का रहा हूं यहाँ से, और गेंद पहले विराम अवस्था में है, यानी विराम है, अगर मैं यहाँ से धक्का देता हूँ, ये लुढ़कती हुई आगे चली जाती है, ये भी एक क्या है, परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की बात करता हूं। ये बोल रहा है कि कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटना है। यानी कि एक जो है, हम लोगों ने कागज लिया, मान लो ये यहीं पे देख लो, कागज को हम लोगों ने 4 टुकड़ों में काटा, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इन टुकड़ों को जो है पुनः 4 भागों में काटना। एक टुकड़ा वर्गाकार आ गया अपने पास यहाँ से, फिर इसको भी हम लोगों को क्या करना है, 4 वर्गाकार भागों में काटना है। काट लिया। अब इन टुकड़ों को जो है परस्पर जो अथवा सॉरी, इन टुकड़ों को पर्स अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाना है जिससे कि ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़ों का मूल आकार ले लें। यानी वापस जो है इनको जोड़ना है। और ये स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 5.2, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे हुए चौक पाउडर को एकत्रित करना है, और अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें, इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चौक को चूर्ण से फिर से चौक बना सकते हैं? तो ये हो सकता है। कांच या प्लास्टिक के एक कटोरे में थोड़ी सी बर्फ लेनी है, और बर्फ के थोड़े, देखो समझाने का कितना अच्छा तरीका इन्होंने पकड़ा है कि ये ऐसा नहीं है। देखो, आप लोगों को कई बार आपके टीचर्स ने बोला होगा कि बेटा ऐसे करो कि अगर आप लोग किसी भी चीज को, या फिर आप सब साइको पढ़ते हो, तो आपको बोलते हैं कि हमें जो चीजें याद रहती है उनमें ज्यादातर हमें हमें जो चीज़ें याद रहती है बेटा, उसमें जो ज़्यादातर जो है वो चीज़ें आपकी प्रायोगिक चीज़ें हमको याद रहती है। प्रायोगिक चीज़ें जो है वो ज़्यादातर याद रहती है, इसलिए यहाँ पे जो है क्रियाकलापों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखना है। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण, बर्फ और नमक में रख देना है। क्या फिर जल फिर से ठोस जो है बर्फ बन जाता है बर्फ, ठीक है। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उससे उबालना है। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती हुई दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर एक किसी बर्तन को उल्टा रख दो। बर्तन की भीतरी सतह को देखो, क्या आप वहां पे कोई जल की बूंदे दिखाई देती है? तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ये एक और बोल रहा है कि ज्वाला पर कार्य करते समय, अब देखो ये एक और बोल रहा है कि देती है, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए और ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखनी है। क्या बोल रहा है कि उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी, आरी जानते हो, इस प्रकार से कुछ आपके पास जो है रहती है आरी, और आरी जो है वो कुछ इस प्रकार से उसके खड्डे हो जाते हैं। खड्डों से क्या है, आप उसको किसी चीज को, लोहे की चीज होती है तो उसको कम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो इस भाग को जो है गैस स्टोव की ज्वाला पर रखना है और कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करना है। क्या ब्लेड के अग्रभाग में कोई रंग परिवर्तन? बिल्कुल, ये रेड कलर का हो जाता है। ब्लेड को ज्वाला से हटाना, कुछ देर बाद में अग्रभाग को पुनः देखिए, क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 5.1 5.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के आमाप साइज में परिवर्तन हो जाता है, यानी साइज में परिवर्तन तो हो जाता है। और क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में जो है जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अवस्था और गैस से द्रव। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग जो है गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। गर्म करने पर क्या रंग परिवर्तित हो जाता है, सही बात है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पदार्थ के आकार, आमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। यानी किसी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो आपके पदार्थ का आकार हो सकता है,
माप हो सकता है यानी साइज हो सकती है। रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक गुण किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ के आकार हो, आमाप यानी उसकी साइज हो, रंग और अवस्था हो, ये सब गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और जो भौतिक गुण होते हैं अगर उनमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्कर्मणीय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अणु उत्कर्मणीय होता है या उत्कर्मणीय होता है। और ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो क्या होता है? कौन सा परिवर्तन होता है? उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। ये तो पढ़ा हमने भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित है। भाई लोहे पे जंग लग जाती है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो इस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, वह जंग कहलाता है। जंग किसे कहते हैं? जिसमें लोहे पे भूरे रंग की जो है वो परत छट जाती है। और आपने ये चीज देखी होगी कि जब लोहे पे भूरे रंग की परत चढ़ती है तो वो जो है वो खराब होने लग जाता है, इसीलिए उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? आपके पेंट करते हैं उस पर। ठीक है, तो भूरे रंग की जो है पदार्थ पर परत जम जाती है जिससे क्या है आपके क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। और ये प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। ठीक है, पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है वह उसमें जो है जंग लग जाती है। आपने देखा होगा, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये सीधी सी आपके एक तगारी दिख रही है। तगारी मतलब जानते हो ना आप लोग, गमला दिख रहा है कुछ। ठीक है, तो इस पे जंग लगी हुई है। जैसे आप लोगों ने कहीं कुर्सी वगैरह छोड़ दी बाहर तो उस पे भी जंग लग जाती है। ठीक है, घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि की वायु में कुछ दिनों तक खुला रखने, यानी कि अगर हम लोग उसको जो है, वैसे तो हम लोग जंग लगने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपके जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग उसको खुला छोड़ेंगे और नमी रहेगी तो उस पर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। ठीक है, तो जंग लगना क्या का कारण क्या है? कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति। ठीक है, कुछ दिन तो खुला रखने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उस पर भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न है जिस पर यह लगती है। समझ रहे हो? यानी कि ये लोहा नहीं होता है जंग, ये क्या उस पदार्थ से भिन्न होती है। ठीक है, यह देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते, ये सावधानी रखनी है आपको, अथवा तार की लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वो जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लेना है और इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लेना है। समझ रहे हो? रेतमाल जानते हो ना, जैसे एक ऐसा इस प्रकार का आपके जो है कागज ही मान लो आप लोग, उस पे जो है जगह जगह क्या लगी होती है? रेत टाइप की जो है वो इस प्रकार से जो है आपके जो है डोटेड लगे होते हैं। तो उन डोटेड से जो है किसी चीज को घिस के हम लोग साफ कर सकते हैं। सिरे को, अब देखो आगे बात करते हैं। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाना है और यह चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के पित्ते जैसी लग रही है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अगर हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको MgO बोलते हैं, तो MgO जो है वो बन जाता है Mg प्लस O2 मिलके। ठीक है, ध्यान दें कि यह लिखी हुई गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार की समीकरणों में तीर अथवा
तीर का अर्थ है बनाना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, नहीं ये छात्रों से अपेक्षित है। यानी कि ये बोल रहा है कि भाई अभी आप लोग ये मत करो, 10वीं कक्षा में आप लोग आओगे तब हम लोग आपको रासायनिक समीकरण को जो है वो संतुलित करना सिखाएंगे। संतुलित करने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन की चीज जो है वो अगर अणु लिए हैं तो सामने भी अपने पास 2 हाइड्रोजन के अणु बनने चाहिए। समझ रहे हो? 2 ऑक्सीजन की चीज अगर हमने ली है तो 2 ही ऑक्सीजन की चीज आगे बननी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल सीधा सा समझो, यहाँ दिमाग लगाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग आगे के पार्ट पे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको डीपली नहीं करवा कर इसी लेवल का, अगर मुझे डीपली करवाना होता तो मैं नोट्स ही आपको पढ़ा देता और आप तो उनसे बोर ही हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि किताबें हम लोग पढ़ें और आदत में लाएं। अगर आप लोग आज मेरी इस किताब को पढ़ोगे ना तो कल इसको पढ़ने में आपको, जैसे 1 घंटा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 1 घंटा अगर आप लोग मेरी क्लास ले लेते हो तो उसके बाद अगर आप लोग ये किताब खोल के देखते हो तो इसको 5 मिनट में पढ़ सकते हो। कितने मिनट में? 5 मिनट में पढ़ सकते हो। 5-10 मिनट में आप लोग इस किताब को आसानी से पढ़ सकते हो और आप लोग समझ भी सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इस कक्षा को पूरी देखना, ठीक है? जो यहाँ तक जुड़े हुए हैं यानी कि वो मेरे रेगुलर कस्टमर है मतलब रेगुलर स्टूडेंट है, और उन रेगुलर स्टूडेंट के लिए मैं एक खास तोहफा लाने वाला हूँ। और हम लोग जो है बहुत ही कम रेंज में जो है एक ऐसा कोर्स चलाने वाले हैं जिस कोर्स में आपको उसके अलावा कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो अभी नहीं, वो थोड़े टाइम के बाद हम लोग करने वाले हैं क्योंकि समय की पाबंदी है, समय की अपनी मर्यादा है। हालांकि वो कोर्स फ्री रहेगा, फ्री भी हो सकता है और पेड तो आप लोग मुझे बता दोगे नहीं तो वो कर लेंगे अपन जैसे भी, है ना? तो भस्म को एकत्रित करके इसमें जल को कुछ मात्रा में मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र का परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? देखो, इससे पहले की जब हम लोगों ने क्लास ली थी तो अम्ल सार और लवण पढ़ा था, और अम्ल सार लवण में हम लोगों ने ये बोला था अनील। क्या बोला था? अनील। और अनील का मतलब क्या होता है? देखो, अनील ये बोल रहा है जो अम्ल होता है ना, अम्ल, क्या भाई, जो अम्ल होता है ना, अम्ल क्या बोल रहा है कि जो मैं एसिड हूं ना, वो मैं क्या करूंगा, नीले लिटमस को जो है वो लाल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नीले लिटमस को लाल कर दूंगा। तो ये अनील जो है इसका मतलब ये होता है जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी कि आपको ये समझना है जो नीला लिटमस अगर लाल हो जाएगा यानी कि वो अम्ल है। और इसका ठीक उल्टा जब हम लोग करें तो यहाँ नीले लिटमस को जो है वो आपके जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस को अगर नीला हो जाए तो वो क्षार है। ठीक है, क्या क्षार है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारकीय। भस्म को जल में घोलने का यह नया पदार्थ बनाती है। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्यारे मित्रों हम लोग क्या करेंगे, जल में जो है वो घोलेंगे और इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि MgOH का होल 2। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसा कि आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था, अध्याय 4 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षारक है। तो ये क्षारक यानी कि क्षारक है, तो क्षारक क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा मेरे भाई। क्या कर देगा? नीला कर देगा। यानी कि एक प्रकार का क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने से बनता है। यानी ये बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना वो एक प्रकार का न्यू प्रोडक्ट है। अब ये जो न्यू प्रोडक्ट है ये कैसे बनेगा, ये मैग्नीशियम को अगर हम लोग जलाएंगे, मैग्नीशियम के फित्ते को, तो हमारे पास जो बुरादा आएगा या फिर उसका जो डस्ट आएगी, ये डस्ट आपके किससे बनेगी, इस डस्ट से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी डस्ट को अगर हम लोग
जल में घोल देते हैं तो हमारे यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ समझने की बात है, देखो कितनी तरीके से, कितने अच्छे तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेज हम लोग समझ रहे हैं। और समझना इसीलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि समझे हुई चीज जो है वो हम लोग भूलते नहीं हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको जो है अणु का नाम भी याद होएगा, कॉपर सल्फेट विलेन को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। और ये याद करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है हम लोगों के लिए, ठीक है। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुखी बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट यानी जिसको नीला तोता कहते हैं। अब आपको बोले नीला तोता डालो, अब तो नीला तोता डालना है तो नीला तोते को हम लोग कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलानी है। और इस जो विलयन में जिसमें हम लोगों ने नीला तोता डाला है, इसमें हम लोग क्या डालेंगे? तनु सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या मिलाएंगे? पानी मिला के उसको तनु बना लेंगे, ठीक है। अब आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। यानी नीले तोते को कहाँ मिलाना है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाना है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि आपको जो है अब एक परख नली लेनी है और कांच की छोटी बोतल में जो है एक विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लेना है। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल देना है। यानी कि जो आपके पास थोड़ा तो विलयन बचा लेना है छोटी बोतल में, ठीक है, या परख नली में। और फिर जो शेष विलयन बचा उसमें एक कील डाल देनी, कील डाल दो या ब्लेड डाल दो। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा करनी है। और अब विलयन में रंग को देखना है, इसकी जो तुलना है वो अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन में के रंग में से कीज करनी है। देखो जब भी मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, मैं आपको ये चीजें जब भी पढ़ाऊंगा, आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं ये सब प्रयोग करवा के ही दिखाऊंगा। क्योंकि जब हम लोग किसी प्रैक्टिकल को करते हैं, और हमारे साथ यही हुआ है, हम लोगों ने जो है प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, हम लोगों ने क्या है प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, और प्रैक्टिकल नहीं करने के कारण हमें चीजें याद नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो प्रैक्टिकल्स है ये आप लोगों को करना अनिवार्य होता है, ठीक है। क्या आपको विलयन में के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकालना है और इसमें कोई परिवर्तन क्या दिखाई देता है आपको? आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच की अभिक्रिया के कारण होता है। यानी कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच की जो अभिक्रिया है उसके कारण होगा। विलयन के रंग का जो है नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट बनने के कारण होता है। अब आयरन सल्फेट कैसे बनाया इन्होंने? देखो मेरी बात आराम से सुनो। यहाँ एक अभिक्रिया आपको दी है। अब अभिक्रिया में आपने नीला तोता जो होता है CuSO4 जिसको हम लोग बोलते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग नीला तोता बोलते हैं, इस नीले थोते, थोथा, तोता नहीं थोथा, तो इस नीले थोते को जो है हम लोगों ने लोहे के साथ अभिक्रिया करवाई है। और इसका मतलब होता है कि अभिक्रिया करवा रहे हैं। अभिक्रिया करवाने के बाद अपने पास आयरन सल्फेट विलयन क्या बनता है? आयरन सल्फेट विलयन बनता है, जिसको हम लोग FeSO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FeSO4। और ये पूरे इसका जो कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, हरा कलर होता है, ध्यान रखना। और हरा कलर बनने के बाद यानी कि हरा कलर जैसे बनेगा तो हम लोग, और उसके साथ ही क्या बनेगा? कॉपर या भूरा निक्षेप, ठीक है। तो यहां बोल रहा है लोहे की कील पर जो भूरा निक्षेप या तांबे की परत पर के कारण होता है, तांबे की परत के कारण जो नीला अक्षेप हो जाता है उसे कॉपर कहते हैं। क्या बनता है? कॉपर बनता है, जो एक अन्य पदार्थ। यानी कि अगर हम लोग CuSO4, अब देखो ये समीकरण वापस समझो, हम लोगों ने क्या किया? CuSO4 एक मिनट, सॉरी CuSO4 हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने जो है इसमें क्या डाला? फेरस डाला, फेरस डाल दिया, ठीक है। अब देखो नीले तोते को जो है अगर हम लोगों ने नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में हम लोगों ने जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी डालना है, थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी डालना है। उसके साथ ही इसमें जो है Fe यानी लोहा डालना है। और ये डालने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? FeSO4
FeSO4 बन जाएगा। अब मैं आगे समझाऊंगा कि ये यहाँ से उठकर ये यहाँ कैसे गया, ठीक है, अभी नहीं, जब हम लोगों जो है आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बना, कॉपर। क्या बना, कॉपर। तो अपने पास जो दो प्रोडक्ट आए हैं ये दोनों नए प्रोडक्ट हैं। इन दोनों प्रोडक्ट की अभिक्रिया से अपने पास दो नए प्रोडक्ट आए हैं। एक तो होता है फेरस सल्फेट विलयन और एक होता है कॉपर। जो कॉपर है वो कॉपर किस पे लगेगा, लोहे की कील पर लगेगा, लोहे की कील पर लगेगा, ठीक है। आगे हम लोग एक प्रकनली में लगभग 1 चम्मच सिरका लेना है, इसमें चुटकी पर खाने का सोडा डालना है, ठीक है। खाने का सोडा डाल दिया किसमें, सिरके में। सिरका जानते हो आप लोग, सिरका जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं, ठीक है। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी, गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को जो है 5.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। जैसे ये देखो, यहाँ हम लोगों ने क्या डाला, सिरका और खाने का सोडा, और एक प्रकनली यहाँ से लेके ट्यूब लेके, ट्यूब में हम लोगों ने एक नलकी लेके नलकी से दूसरी प्रकनली में जो है वो पानी में डाल दी, ठीक है। पानी में डाल दी। अब आगे क्या बोल रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। चूने का पानी तैयार करने की विधि है, ये चूने के पानी है, सॉरी, इसमें चूने का पानी है, उसमें हम लोगों ने डाल दी। अब देखो यहाँ पे एक अभिक्रिया और बन रही है, सिरका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिरका एसिटिक एसिड, ठीक है। खाने का सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इन दोनों की जो क्रिया हम लोगों ने करवाई, यानी एसिटिक एसिड और किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, दोनों की अभिक्रिया कराने के बाद अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ अन्य कुछ जो है प्रोडक्ट बनेंगे। समझ रहे हो। तो ये दोनों भी क्या है, नए प्रोडक्ट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नया प्रोडक्ट है और अन्य जो पदार्थ बनेंगे वो भी क्या है, नए प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गई, है ना, और चूने का पानी, जिसको हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2, और CO2 में इन्होंने क्या किया, चूने का पानी जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये हम लोगों ने डाला, ठीक है। डालने के बाद अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बचा और उसके साथ क्या बचा, जल बचा। तो ये जल कहाँ से आया, ये भी एक प्रकार का नया प्रोडक्ट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चूने का पानी दूधिया किस कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो CaCO3 होगा, ध्यान रखना। चूने का पानी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। क्या इसका उपयोग हम अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे, आप इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यानी कि जब चूने का पानी दूधिया हो गया तो उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तभी होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होना, चूने का पानी दूधिया हो जाना या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनना, ये सब एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप की पूरी थ्योरी दी है। किस क्रियाकलाप में क्या किया अपन ने, 5.6 और 5.8 में आपने देखा था कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो क्रियाकलाप 5.6 है, जहां मैग्नीशियम को जलाया था, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म भी एक नया पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद 5.7 में कॉपर सल्फेट की जो लोहे के साथ अभिक्रिया हम लोगों ने की थी, उसमें आयरन सल्फेट और कॉपर बने। ये भी दोनों क्या है, नए पदार्थ है, ठीक है। उसके साथ कॉपर सल्फेट और ब्लेड पर जब हम लोगों ने जो कॉपर सल्फेट किस पे, लोहे की ब्लेड पे आपके जो है चिपक गया था, वो भी क्या है, कॉपर, एक नया पदार्थ है। उसके साथ साथ क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की थी, जब चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया से बनने वाले नए पदार्थ को बता सकते हैं, नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो ये आपके सामने दूधिया पानी बना था, उसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मेरी आवाज़ अगर आपके पास तेज तर्रार आ रही हो तो वही उसके लिए जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़े से क्या मेरी आवाज़ तेज भी है, लेकिन हम लोग सुधारेंगे इस आदत को। अगर गलत लगे ना तो कमेंट करके बताना, ठीक है।
रासायनिक, क्योंकि मैं क्या है कि मेरी आदत है, मेरी खुद की आवाज़ सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी भी क्लास को पढ़ाने के बाद वापस उसको देखना थोड़ा सा क्या है कम ही प्रेफर करता हूँ। और मैं जब देखने लगता हूँ तो फिर मैडम बोलते हैं, अरे आप ही ने तो पढ़ाया है, क्या उसको देख रहे हो? अरे भाई उसको देखने तो दो, क्या पता कुछ गलती मैंने कर दी हो। तो इसीलिए ठीक है, बस बाकी मैं हर एक क्लास में कमांड रखता हूँ कि हाँ अपन गलती नहीं करें, अगर गलती हो भी जाती है तो आप लोग बता दिया करो, ठीक है, क्योंकि गलती किससे होती है? इंसान से, और मैं इंसान ही हूँ, और इंसान भी एक जानवर होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा कि हर एक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर बिना रासायनिक परिवर्तन के हम लोग नए पदार्थ नहीं बना सकते हैं। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन। अगर आपका भोजन का पाचन नहीं होगा तो क्या दुनिया में आप लोग रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना। फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन, किण्वन यानी कि दारू बनाना भाई, है ना, सीधी सी बात है। और ये अगर मैंने शब्द गलत बोला हो तो इस पे जो है वो आप लोग देख लेना, इसको दारू ही बोलते होंगे, शराब बोलते हैं, बियर बोलते हैं ना। अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक, मैं लाइन भी खींचता हूँ ना तो कभी कभी गलत खींच देता हूँ ना, तो आपको दिक्कत होती होगी। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का क्या है? अंत्योदय उत्पाद है। उपयोग, उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक जिसे डिटर्जेंट बोलते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। भाई डिटर्जेंट कैसे बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। प्लास्टिक कैसे बनेगी? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। और रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। यानी कि पहले जो है लोगों ने अगर जैसे मान लो कोई भी चीज बनाई होगी, आग बनाई, आग जलाई होगी, तो किसी न किसी परिवर्तन उसमें किया होगा। परिवर्तन किया तो फिर आग जली, और आग जली तो नई चीज जो है वो खोजी गई। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तनों में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों की अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इनमें से एक उदाहरण हर बार परीक्षा में आता ही है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण निम्न में से हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए जैसे पराबैंगनी, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट, ठीक है, का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। गंध में परिवर्तन होना अथवा नई गंध बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उसके साथ रंग में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन, किसी गैस का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इन सब उदाहरणों को याद रखना। वापस से रिपीट करते हैं, उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी या निर्मुक्त यानी कि बाहर निकलना या उनका अवशोषित होना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और किसी गैस का बनना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। फटाकों का विस्फोट क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और अगर आपको अंगारों की होली देखनी है तो केकड़ी सर्च कर लेना भाई, केकड़ी में बहुत खतरनाक अंगारों की होली खेली जाती है दीपावली पे। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हम सूर्य के
प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन को अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाता कौन? अल्ट्रावायलेट किरणें। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। अब वो आप लोग जो है वो कर रहे हो ना आजकल कि ग्रीन हाउस प्रभाव, और वो जो हम लोग करते हैं CFC जो यूज करते हैं, CFCS आपके फ्रीज में भरने वाली जो गैसें होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है अपनी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। जितना प्रदूषण आप लोग करते हो ये सब ऊपर जाकर हमारी ओजोन परत को क्षय कर रही है, जिसके कारण अब आजकल कैंसर, जो आपकी चमड़ी वाले जो कैंसर होते हैं, है ना, चर्म कैंसर बोलते हैं, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, है ना, दाद, खुजली, ये चीज़ें बहुत होने लगी है। तो इसलिए कम से कम कोशिश करो कि धूप जब बहुत ज़्यादा तेज हो तो उस टाइम आप कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें। वैसे तो काम तो करना ही पड़ता है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लें तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटना है और खा लेना है, रखना मत, नहीं तो उस पर वास्तव में हो जाता है ऐसा। कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ देना है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू तथा बैंगन के टुकड़ों के साथ दोहराना है। ऐसी प्रत्येक स्थिति का में रंग में परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों। अध्याय 4 में आपने अम्ल क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल है। लोहे में जंग लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इसकी आप लोग डेरिवेशन भी याद रखना, मतलब डेरिवेशन नहीं, अभिक्रिया भी याद रखना। जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने के लिए, अन्य कई जगहों और वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने से के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। ठीक है। कैसे कर रहा है? लोहे में ऑक्सीजन की जो है उपस्थिति जो है, और जल यानी नमी, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती है? जंग। और जंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन का ऑक्साइड बनना, जंग लगना। ठीक है। तो Fe का O2 और जल के साथ अभिक्रिया जंग लगने का एक उदाहरण, एक अभिक्रिया है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो और अधिक नमी हो तो जंग जल्दी लगती है, यानी कि वायु में अगर नमी हो तो जंग लग सकती है। पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, और पाचन को भी एक रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम जंग लगने की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ऐसा किया जा सकता है। इसका एक उपाय ये भी है कि उन पर हम लोग पेंट कर दें, या ग्रीस जो होती है वो छड़ा दें। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसमें जो है जंग लगने से रोका जा सके। यह अन्य उपाय लोहे के उपयोग ऊपर क्रोमियम व जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। यानी कि हम लोग या तो लोहे पर ग्रीज लगा दे या पेंट कर ले, या फिर लोहे की जो है उस पर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जो होता है, उनकी जो है परत भी चढ़ा सकते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन कहलाता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है। यशद लेपन यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में गैल्वेनोनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनोनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के उपयोग होने वाली लोहे की पाइप यशद लेपित होती है, जिनसे उनमें जंग नहीं लगता है। ठीक है। आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और इसका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती है
यदि नहीं यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। तो स्टेनलेस स्टील भी जो है वो काम की है, वैसे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहती है। क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलीकरण क्या होता है? कक्षा 6 में पढ़ा था कि साधारण नमक जो है यानी लवण जो है उसको समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त होने वाले शुद्ध नमक जो है शुद्ध नहीं होता है, उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त होते हैं किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यानी कि हम भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? नमक का क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीकरण। तो ध्यान रखना, ये उदाहरण आपको भौतिक परिवर्तन का ध्यान रखना है, न कि रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है। अब ये यहाँ पे एक आपको जो है वो दिया हुआ है आपके प्रयोग, और प्रयोग कर लेते हैं, लास्ट ही है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है, उसकी कुछ बूंदे डालनी है, जल को गर्म करना है। अब जल उबलने लगेगा तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाना है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखना है जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को जो है फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेना है और इसे ठंडा होने देना है। जब विलयन ठंडा हो जाता है तो उसमें उसे हिला डुला कर यानी किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखें, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा करें। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में जो है वो छांटना है। ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसके थोड़े से आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक परिवर्तन भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तनों में जो है पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों को नए पदार्थ बनना परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और अनुत्क्रमणीय जिससे कोई पदार्थ बनता हो। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन की शुद्धता अथवा अवस्था में प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो ये अब हम लोगों ने पढ़ा सब कुछ, और इनके जो प्रश्न हैं वो हम लोग एक दिन करेंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये पार्ट पूरा का पूरा चैप्टर करवा चुका हूँ। अगर आपको इसमें कोई जो है दिक्कत हुई हो, समझ में कुछ चीज़ नहीं आई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, साथ शुभ दिन।